नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। जो खबरें होती हैं आपसे जुड़ी, जो खबरें रखती हैं आपसे सरोकार। और आज जिन 3 प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे विस्तार से उन 3 खबरों के बारे में। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी। जी हां, अब ईडी के शिकंजे में है रॉबर्ट वाड्रा। एक पुराने मामले को लेकर के ईडी की तरफ से समन जारी किया गया था आज, जहां वो जवाब देने के लिए पहुंचे थे। तो आज ईडी के समक्ष पेश हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा और तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस मामले में उनकी ईडी के सामने पेशी हुई है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है बिहार से जुड़ी, क्योंकि बिहार में इस साल होने हैं विधानसभा के चुनाव और बिहार को लेकर दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया। अब क्या इस बैठक के जरिए दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें बिहार की बात बन पाएगी, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही तीसरी और प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, अब फार्मा और सेमीकंडक्टर की बारी है। जी हां, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ संकेत दिए हैं कि अब जहां एक तरफ टैरिफ वॉर तो उन्होंने छेड़ ही रखा है, लेकिन अब फार्मा यानी कि दवाइयां और सेमीकंडक्टर पर भी वो आगे आने वाले समय में टैरिफ लगाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके संकेत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं। अब इसका क्या वैश्विक असर होगा, बाजार की अभी फिलहाल क्या हालात है टैरिफ के बाद में, और साथ ही चीन के साथ जिस तरीके से टैरिफ वॉर इस वक्त छिड़ा हुआ है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले प्रमुख खबर के रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल हरियाणा की एक जमीन डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। और ये मामला गुड़गांव के शिकोहपुर गांव की 3.5 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। ये मामला धोखाधड़ी, साजिश और जालसाजी से जुड़ी हुई कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था और बाद में उसमें और भी कई धाराएं जोड़ी गई। और अब एजेंसी इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रही है। हालांकि ईडी ने पिछले हफ्ते 8 अप्रैल को भी रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था, बुलाया था, लेकिन उस दौरान वो तब वहां पर पेश नहीं हुए। अब दोबारा समन मिलने के बाद में रॉबर्ट वाड्रा ईडी पैदल ही दफ्तर पहुंच गए ईडी के और ईडी के तमाम सवालों के जवाब दिए। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि कैसे ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कसा शिकंजा। तो रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा, जहां रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर कई आरोप लगे हुए हैं इस वक्त, और उसी की जांच इस वक्त चल रही है। ईडी के द्वारा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर कई तरीके के आरोप है, जहां साल 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ की जो जमीन है उसे 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और वही जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी गई। तोरू शुरुआत में अगर आपको बता दें कि तोरू निवासी सुरेंद्र शर्मा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर धोखाधड़ी का आरोप जिसके बाद में लगाया था। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध तरीके से 50 करोड़ से ज्यादा कमाने का ये आरोप भी लगा हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। साथ ही इसमें और भी कई सारे नाम शामिल हैं और 1 सितंबर साल 2018 को ये पूरा मामला दर्ज किया गया था रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ, जिसमें आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और साजिश रचने और जालसाजी का ये पूरा केस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही एक बार इसकी टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी, जहां साल 2008 में स्काईलाइट ने गुरुग्राम को 7.5 करोड़ रुपए में ये जमीन बेची थी। 3.5 एकड़ ये जमीन थी और वाड्रा की कंपनी को आवासीय कॉलोनी का लाइसेंस मार्च 2008 में दिया गया। 2012 में हरियाणा में वाड्रा को संपत्ति बेचने की अनुमति मिली कि जो ये उनके पास संपत्ति थी उसे वो बेच सकते हैं, इसकी अनुमति उनको दी गई। चकबंदी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन साल 2012 में तब किया गया, जिसके बाद में कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और बढ़ती गई। वाड्रा की कंपनी का डीएलएफ के साथ भी समझौता हुआ, जहां कई करोड़ों का घोटाला भी इस बीच सामने आया। इसके साथ ही अक्टूबर 2012 में भूखंड का म्यूटेशन जो है उसे रद्द कर दिया गया अक्टूबर 2012 में। जिसके बाद मई 2015 की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले की जांच के लिए आयोग का गठन उस दौरान किया गया था साल 2015 में। उसके बाद साल 2016 के अगस्त में आयोग ने राज्य सरकार को अपनी पूरी एक तैयार की हुई रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद साल 2018 में रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो 2018 में सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद 8 अप्रैल 2025 को रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का पहला समन भेजा गया
लेकिन पहले समन के बाद वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद में दूसरा समन भी भेजा गया और दूसरे समन पर यानी कि आज वो पेश होते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ईडी के दफ्तर वो पैदल ही पहुंचे, किसी गाड़ी से नहीं। आज की ही ये तस्वीरें हैं जब वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे, किसी गाड़ी से नहीं और किसी वाहन से नहीं, बल्कि वो पैदल ही अपने साथियों के साथ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ वो ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और ईडी के दफ्तर पहुंचने के बाद कई सारे सवालों के जवाब देते हुए वो नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। उर्मिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? बताया जा रहा है कि ईडी की जो पूछताछ है वो अब पूरी हो चुकी है रॉबर्ट वाड्रा से, और रॉबर्ट वाड्रा अब ईडी दफ्तर के बाहर भी आ चुके हैं। हाँ जी कृतिका, बिल्कुल। देखिए, आपने दर्शकों को विस्तार से बताया है कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा है, क्योंकि ये ज़मीन से जो है, क्योंकि जो ज़मीन रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदा था, ये बताया जा रहा है कि बहुत ही कम दाम में खरीदा था और बहुत अधिक दामों में उसको बेचा है। तो लिहाजा इसको लेकर के यहाँ पर जो ईडी है उसने जो है वित्तीय अनियमितताओं के चलते हुए उनको जो है समन किया था। 8 तारीख का बुलाया था पहले, लेकिन वो 8 तारीख नहीं आए हैं। तो लिहाजा वो आज, जैसे कि आपने भी बताया दर्शकों, वो पैदल ही अपने घर से ईडी ऑफिस आए हैं। बीच में जरूर ये लंच ब्रेक हुआ था और फिर दोबारा जो है वो अभी कुछ देर पहले जो है ईडी ऑफिस आए हैं। देखिए कृतिका, कई सारे सवाल होंगे जो ईडी इनसे जो है पूछना चाहेगी रॉबर्ट वाड्रा से, कि किस तरीके से वो जमीन खरीदी गई, कैसे वो बेची गई और कितना जो है उसमें मुनाफा हुआ, क्योंकि कई सारी वित्तीय अनियमितताएं उसमें पाई गई थी या देखी जा रही है। इस तरीके से अब देखना होगा, क्योंकि देखिए रॉबर्ट वाड्रा के लिए एक नई मुश्किल तो तैयार हो ही गई है कहीं ना कहीं, जब ईडी उन्होंने जो है समन किया है, तलब किया है ऑफिस में, और सुबह लगभग 2 से ढाई घंटा जो है उनसे पूछताछ हुई है और फिर दोबारा बुला दिया है। अभी लंच ब्रेक हुआ था बीच में, उसके बाद दोबारा बुला दिया गया है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा से तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे जो जमीन के खरीद फरोख्त से थे, और दूसरी तरफ जो है जो इनके साथ कोई और भी इसमें अगर शामिल होता है तो निश्चित तौर से ईडी की जो है उन पे भी नजर होगी। कृतिका, बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उर्मिलेश, इसमें और भी कई सारे नामों का भी जिक्र किया गया। आखिर वो कौन कौन से नाम हैं और क्या आगे आने वाले समय में उन्हें भी समन भेज करके पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा बुलाया जा सकता है? देखिए कृतिका, बिल्कुल, जैसे कि आज अभी जब लंच से पहले इनसे पूछताछ हुई थी 2 से ढाई घंटे, उस समय भी जो है एक लंबी पूछताछ उनसे की गई थी। लंच ब्रेक किया गया, लंच ब्रेक के बाद फिर दोबारा बुला दिया गया है और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है जो रॉबर्ट वाड्रा है वो अंदर ईडी ऑफिस में गए हैं। तो निश्चित तौर से ईडी जो है चाहेगी कि जो इनके साथ में और भी लोग हैं उनका भी खुलासा हो, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि 2008 में जब ये जमीन खरीदी गई थी कृतिका, उस समय वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। ऐसे में क्या सरकार के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त था या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी तरीके से इनको मदद की थी या उनके साथ कोई और भी था? तो निश्चित तौर से ये कई सवाल जो है होंगे जो है ईडी के, और जिनका जवाब जो है रॉबर्ट वाड्रा को देना पड़ेगा। क्या अभी तक उर्मिलेश इस बात की जानकारी मिल पाई है कि जो अभी तक पूछताछ हुई है रॉबर्ट वाड्रा से, उसमें किस तरीके के सवाल उनसे पूछे गए हैं? देखिए कृतिका, जैसे कि जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उनसे लेकर के जरूर जो है सवाल हुए होंगे। उसके अलावा जो है जो जमीन इन्होंने खरीदी है गुड़गांव की, जो गुड़गांव है उसके नज़दीक जो ज़मीन खरीदी है, उसमें कौन इनके साथ था, किसके द्वारा ये ज़मीन ली गई थी, कितने में खरीदी गई थी, कितने में बेची गई थी? तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक सवाल जो है ईडी इनसे पूछताछ में जो है इनसे पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि कौन कौन आपके साथ थे। हालांकि अभी कुछ समय बाद जब ये धीरे धीरे आगे परत दर परत खुलेगी तो निश्चित तौर से आपको हम कर दर्शकों को इसके बारे में जरूर पता चलेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, ढेर सारी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी और अगली महत्वपूर्ण खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जहां आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड बदल लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी ने खुद को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा बताया था, लेकिन आज जब दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक करने के बाद उनके सुर ही बदलते हुए नजर आए और अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी को लेकर जो तेवर हैं वो अब ढीले पड़ चुके हैं, क्योंकि आज जब उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि इस पर आपस में बैठकर फैसला लेंगे। फिलहाल अब अगली बैठक का हम सभी को इंतजार है, जो कि पटना में होने वाली है। करेंगे बिहार को लेकर दिल्ली में हुई इस बैठक के बारे में चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बैठक से बाहर निकलते ही तेजस्वी का यू टर्न। तो सीएम चेहरे पर तेजस्वी यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में अगर देखें तो 8 तारीख को एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, जहां पर खुद को उन्होंने सीएम का चेहरा बताया था
और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया था। कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको दिखाई थी और उस दौरान ये कहा गया था कि जो भी चीजें हैं वो आपस में बैठकर साफ होंगी। ये बात कांग्रेस नेताओं की तरफ से कही गई, लेकिन अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हम लोग आपस में बैठकर और इस पर निर्णय लेंगे। बैठक के बाद में तेजस्वी यादव की तरफ से ये जवाब दिया गया है सीएम चेहरे को लेकर। अब लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे सवाल एक जरूर उठ रहा है कि आखिर इस यू टर्न के पीछे वजह क्या है, क्योंकि अभी तक 8-9 तारीख तक तो तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे थे कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा है महागठबंधन का, लेकिन आखिर जब वो मीटिंग से बाहर निकलते हैं, कांग्रेस के साथ हुई इस बैठक से बाहर निकलते हैं, तो अचानक से उनके सुर क्यों बदल जाते हैं? क्यों वो ये कह रहे हैं कि आपस में बैठकर इस पर फैसला लिया जाएगा? करेंगे इसको लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस बैठक के बाद में, बैठक होने के बाद तेजस्वी यादव जब बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, वो आपको सुनाते हैं। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीज़ें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। को आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपस में बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अगर वो आज ये बात कह रहे हैं तो आखिर क्यों? इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में वो खुद सीएम का चेहरा है, जिस वजह से कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आज की जो बैठक हुई है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में क्या वाकई बिहार की रणनीति जो है वो बनती हुई नजर आएगी? एक बार इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ये अहम बैठक हुई है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस अहम बैठक में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव, बिहार को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही तेजस्वी यादव इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 मुख्य चीजों को लेकर चर्चा हुई। आखिर सीएम चेहरा कौन होगा और दूसरा सीटों के बंटवारे। इन 2 चीजों पर आपस में अगर सहमति बन जाती है तो देखना होगा कि आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी। और अब 17 अप्रैल यानी कि परसों पटना में अगली बैठक होनी है और अगली इस बैठक में महागठबंधन के जो सभी दल हैं उन सभी दलों के रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों से पहले इस तरीके की सियासत और जो राजनीति है वो इस वक्त गर्म हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो कुमार आलोक, अगर सीधे तौर पर देखें तो दिल्ली के अंदर ये बैठक हुई, लेकिन क्या दिल्ली से बिहार का रास्ता निकल पाएगा? जैसा कि बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना था कि अब ये पहली शुरुआत है और इसमें काफ़ी जो भी मीटिंग हुई वो काफ़ी सार्थक हुई और आगे भी हम ऐसी मीटिंग करते रहेंगे। और कांग्रेस के अगर नेताओं की हम बात करें तो उन्होंने भी यह कहा कि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो अभी आपने देखा कि आपने जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा कि सीएम फेस का जो फैसला होगा वो मिल बैठकर हम लोग तय करेंगे। लेकिन आप जैसा कि तेजस्वी हमेशा कहते आए हैं कि वो वही सीएम का फेस है। इसके अलावा राजद के कई नेता जो उनके प्रवक्ता हैं बराबर कहते रहते हैं कि तेजस्वी ही फेस है, कोई दूसरे चेहरे का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक चीज़ इसमें और हुई, आपको ऐड करना चाहूँगा कि सचिन पायलट गए थे, जब बिहार में गए थे, हाल ही में जब बिहार में वो गए थे, तो बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सीएम फेस कौन होगा आपके महागठबंधन का। तो उन्होंने भी यही बातें कही जो आज तेजस्वी ने कही। लेकिन उसके तुरंत बाद यानी कि 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर जो पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा, जबकि कांग्रेस में अभी वो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और जो दूसरे सीएम फेस की बात कर रहे हैं वो हवाई है। यानी अखिलेश सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को एक तरह से उनकी बातों को काटा। तो सब कुछ आप कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी ये चीज़ बोलेंगे, या आरजेडी के जो 2 नेता उनके साथ थे, मनोज झा थे उनके साथ उनके स्ट्रैटेजी जो मेकर हैं संजय यादव थे, तो उन्होंने भी मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। और
जब उनसे दोबारा कहा गया तो कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है, लेकिन वो भी सीएम फेस नहीं बता रही उनको। तो ये आरोप प्रत्यारोप एक तरह से लगाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। लेकिन अब जो मीटिंग इनकी हुई है, जो अहम बैठक होगी वो 17 तारीख को होगी। 17 तारीख को सारे जो गठबंधन के इनके दल हैं, जिसमें कि कांग्रेस के अलावा आरजेडी होगी, आरजेडी के अलावा फिर सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के सदस्य होंगे, और मुकेश सहनी की पार्टी और आशा की जा रही है कि पशुपतिनाथ पारस जो रामविलास पासवान के सगे भाई हैं और केंद्र में पहले मंत्री थे, वो भी इस महागठबंधन में ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन साथ ही अगर हम देखें कुमार आलोक, तो अभी हाल ही में हफ्ता भर मुश्किल से हुआ है और हफ्ते भर पहले ही तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो खुद सीएम चेहरा होंगी और वो खुद लोगों की भलाई करेंगी। ये तमाम चीजें उन्होंने एक अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही थी। लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर ही ये जो यू टर्न लिया गया, इस बैठक के बाद में जब वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि आपस में बात करेंगे। आखिर इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण वजह आप मानते हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव के सुर ढीले पड़ते हुए नजर आए? देखिए, अगर 5 महीने पहले की बात करें तो 5 महीने पहले कांग्रेस की सक्रियता बिल्कुल ही नहीं थी बिहार में, और जो उनके अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उन पर तमाम तरह के आरोप पार्टी के अंदर ही लग रहे थे, और उन पर एक वर्ग विशेष का आरोप लगाया जा रहा था कि वो एक वर्ग विशेष को ही तवज्जो देते हैं और बाकी जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं उनको साइडलाइन रखते हैं। लेकिन अचानक फिर 4 महीने से कांग्रेस वहां पर अति सक्रिय हो गई, सक्रिय ही नहीं कहें हम, अति सक्रिय हो गई। और वो आप देखते हैं कि जो एनडीए का वोट बैंक है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो अति पिछड़ों का है, दलितों का है, महादलितों का है, और इसके अलावा पसमानदा मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान का एक बहुत बड़ा चंक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हमेशा से लेती रही है, जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं 2005 में। और सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम महाज का जो गठन किया था अली अनवर ने, उनको उस समाज से आने वाले व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनाया। इसके अलावा डॉक्टर एजाज अली, वो भी उसी वर्ग से आते थे, उनको भी राज्यसभा मेंबर बनाया। और तमाम जो उनके एमएलसीज हैं, या आप कहें कि एमएलसीज के अलावा जो उनके और भी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उसमें भी पसमानदा मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। तो इस वोट बैंक पर नजर है कांग्रेस की और आरजेडी की अगर बात करें तो मुस्लिम यादव के अलावा उनके पास वोट बैंक कोई नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने जो सक्रियता दिखाई तो थोड़ा सा बैकफुट पर आरजेडी नजर आ रही है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा इसमें गेम होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था महागठबंधन के कोटे से, और मात्र 19 पर जीत पाई थी, और उसके 2 जो विधायक हैं बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब कैसे आरजेडी 8 या 9, महागठबंधन 8 या 9 विधायकों के अंतर से सत्ता पाने से चूक गई थी, और इसका भड़ास निकाला था तेजस्वी यादव ने। कहा था कि कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दे दी गई और इसके चलते हम सत्ता में नहीं आ पाए। तो अब देखना होगा कि आप 17 तारीख को जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, और उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ न कुछ फैसला आने की उम्मीद है। चलिए, इस बैठक पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, और साथ ही बिहार में जो राजनीति चल रही है उस पर भी आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही अब रुक कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये तीसरी महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला किया। और चिंता की बात यह है कि ट्रंप का ये फैसला पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। इससे इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ट्रेड भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और लोग इस समय अपना खर्च करने से, निवेश करने से कतरा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बताया था, जब उन्होंने सभी देशों पर टैरिफ लागू किया था, लेकिन असल में ये बाकी दुनिया के लिए रिसेशन डे साबित होता हुआ नजर आया। फिलहाल अब ट्रंप दवाओं और सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें व्यापार युद्ध बढ़ने के साफ संकेत हैं, और इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ेगा। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप की टैरिफ योजना। तो ट्रंप की ये टैरिफ योजना है कि अब फार्मा यानी कि दवाओं पर भी अब टैरिफ लगाया जाएगा। जो दवाएं भेजी जा रही हैं, जो दवाएं आ रही हैं, सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ की तैयारी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि टैरिफ अभी हाल ही में लगाया गया, हालांकि थोड़ी बहुत राहत जरूर है, लेकिन उससे वैश्विक स्तर पर भी सीधे तौर पर असर इसका पड़ता हुआ हमें नजर आ भी रहा है। वैश्विक बाजार पर मंदी का भी खतरा इस वक्त
मंडरा रहा है। हालांकि क्योंकि अगर हम देखें तो चीन को छोड़ करके बाकी जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया था उनको सभी देशों को 90 दिन की मोहलत जरूर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई और ये मोहलत देने के बाद ही जो बाजार है वो वापस अपनी पटरी पर लौटता हुआ नजर भी आ रहा है। टैरिफ ब्रेक से ग्लोबल मार्केट को फिलहाल फौरी राहत जरूर मिलती हुई नजर आई, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका चीन के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि यूएस ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया है हाल ही में और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हालांकि पारस्परिक शुल्क से थोड़ी बहुत छूट जरूर दी गई है। जैसे एलसीडी की स्क्रीन होती है उसको इस वक्त छूट दी गई है, मोबाइल फोन्स को छूट दी गई है। चीन से आए जो स्मार्टफोन है उन पर भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा, स्मार्टफोन को इससे राहत दी गई है। तो इस तरीके के आइटम्स पर जो इस तरीके के जो चीज़ें हैं उस पर राहत मिली है, लेकिन साथ ही बदले में चीन ने भी 125% शुल्क लगा दिया है। और ट्रंप की तरफ से हाल ही में जो ऐलान किया गया वो आपको बता दें कि महत्वपूर्ण सामानों के घरेलू उत्पादन की सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अमेरिका को ध्यान में रखते हुए ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला पर भी इस वक्त टीम की नज़र है। हमारा लक्ष्य ज्यादा अमेरिकी निर्मित उत्पाद करना और अमेरिका को ग्रेट बनाना, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य देशों पर अब जो निर्भरता है वो कम होगी, अमेरिका आत्मनिर्भर बनेगा। और हमारे साथ ही आपको बता दें कि वैश्विक बाजार पर भी इसका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि अगर अभी तक हम देखें तो 90 दिन की मोहलत जरूर बाकी देशों को मिल गई है चीन के अलावा, लेकिन अब दवाएं और सेमीकंडक्टर इस पर टैरिफ लगाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 महीनों में इन पर भी टैरिफ लागू होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तरह से अगर बात की जाए ट्रंप के टैरिफ्स की तो ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उनकी स्थिरता का एक तरह से अंदाज़ा इसी बात को देखकर लगाया जा सकता है कि पहले उन्होंने लिबरेशन डे अनाउंस किया, उसके बाद उन्होंने टैरिफ्स लगाए और अब 1 हफ्ता का समय ही हुआ है वो लिबरेशन डे मनाए हुए कि कई सारे जो टैरिफ्स थे उनमें या तो ब्रेक दिया जा रहा है या फिर उनको रोल बैक किया जा रहा है या फिर मोहलत कई देशों को दी जा रही है। और उससे ये चीज़ साफ पता चलती है कि प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी इतने बड़े लेवल पर भी रही है। अगर टैरिफ का इंप्लीमेंटेशन करना था और अगर मोहलत देनी थी तो थोड़ा सा रिसर्च करके एक बार देख लिया जाता, पहले बात की जाती कि किस तरह से बाकी देश इसको लेकर जाना चाहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अगर बात की जाए अमेरिका में करने की तो उसको देखते हुए उसका काफ़ी नुकसान ये भी होगा कि अमेरिकी जो लेबर है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग अगर काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, उसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट होगा वो बहुत महंगा अमेरिकी को ही खरीदना पड़ेगा, तो ये एक नुकसान है। दूसरी बात अगर आपने जो कही सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से कुछ देश जैसे कि जर्मनी जो बड़ा एक कार एक्सपोर्टर है या फिर जापान या फिर साउथ कोरिया प्रभावित हुए थे, वही फार्मास्यूटिकल की अगर बात की जाए उसके ऊपर अगर टैरिफ लगाया जाता है तो उसमें भारत जैसे देश काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे क्योंकि भारत एक फार्मास्यूटिकल पावर की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की जो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसके ऊपर अगर टैरिफ लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया को भी नुकसान होगा बल्कि अन्य देशों को भी होगा और इसके ऊपर रोल बैक लिया जाएगा या क्या किया जाएगा उसकी कोई भी साफ तरह से अभी तक एक तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो आप एक तरफ आप छूट दे रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ नई टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका की जो स्थिति थी एक वैश्विक मार्केट के तौर पे, एक जो ग्लोबल मार्केट इसको कहा जाता था, कंज्यूमर्स इकोनॉमी कहा जाता था, उसको एक बड़ा धक्का पहुंचा है क्योंकि लोग अब भरोसा करने से कतरा रहे हैं, चाहे वो वैश्विक स्थिति हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर अमेरिका का कोई भी बयान या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट का कोई बयान, उसको लोग अब सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कभी भी किसी भी दिन ये फैसले पलट सकते हैं, फैसले बदल सकते हैं। उसको लेते हुए कहीं ना कहीं पूरे जो आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको एक धक्का पहुंचा है। इसके साथ ही अक्षय अगर हम देखें तो चीन के साथ भी ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से टैरिफ जंग चीन के साथ छिड़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहले 20% था, 20 से सीधा 54% कर दिया जाता है, 54 से 104%, फिर उसके बाद में 125% और अब 145% टैरिफ चीन के ऊपर लगाया हुआ है, जिसके बदले में चीन ने भी 125% टैरिफ लगाया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप किसी भी विश्व में आप किसी भी देश के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहे तो आप धमकी देकर ट्रेड नहीं कर सकते। पहला एक नियम यही रहता है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, चीन एक बात जानता है कि अमेरिका में भी जाने वाला ज़्यादातर सामान चीन में ही मैन्युफैक्चर होता है, चाहे वो आईफोन हो या फिर वो अन्य तरह के प्रोडक्ट हो, क्योंकि चाइना के पास अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, एक चीप लेबर है जो अमेरिका इतनी जल्दी महज कुछ महीनों के अंदर अडेप्ट नहीं कर सकता। ये बात चीन को पता थी और उसके बावजूद जब ट्रंप ने एक
तरह से धमकाते हुए टैरिफ लगाने की कोशिश की, तो चीन ने पीछे हटने के बजाय जवाबी एक तरह से कार्रवाई किया। उसका फायदा चीन को हो गया, नुकसान ये बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसको भी बड़ा धक्का पहुंचा है। दूसरी बात, अगर इसमें ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो अब चीन ने कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर को बढ़ाते हुए ये कहा है कि जितनी भी एयरलाइंस है चाइना की, वो जो एयरक्राफ्ट है वो अमेरिका से ना खरीदे। तो बोइंग के जितने भी प्लेन्स की डिलीवरी होने वाली थी, ताज़ा जानकारी यही है कि उनकी डिलीवरीज रोक दी गई है। तो अब किसी यूरोपियन कंट्री या फिर अपने खुद के एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करने के ऊपर चीन ध्यान दे सकता है, या फिर रिसर्च के ऊपर। और जब तक वो खुद अपने पास कैपेबिलिटी नहीं बना लेता तो एयरबस जैसी यूरोपियन कंपनीज है उनकी मदद ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ना चाहते हुए या ना चाहते हुए खुद जो फैसले लिए गए हैं उनकी तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन और जितनी भी एशियन इकोनॉमीज है उनको यूरोपियन इकोनॉमीज के साथ में और ज्यादा घनिष्ठता से ट्रेड करने का बढ़ावा ये दिया जा रहा है। और अमेरिका एक मार्केट है, लेकिन क्या वो उस कॉस्ट को उठा पाएगा जो अमेरिका में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को लेकर बनने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। सीधे तौर पर ये जो जंग छिड़ी हुई है, इसका अंत कब तक होगा, इसका हम सभी को इंतजार है, क्योंकि ये जंग लगातार और बढ़ती जा रही है टैरिफ को लेकर के। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी टैरिफ हटा देते हैं। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 90 दिन की मोहलत सभी देशों को दी गई है, सिर्फ एक चीन को छोड़ करके। नजर इस खबर पर लगातार हमारी बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।